नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 9 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा। पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा, राहत और पुनर्विकास कार्यों का करेंगे जायजा। चुनाव आयोग पूरे देश में करेगा वोटर वेरिफिकेशन। 10 सितंबर को दिल्ली में मीटिंग, साल की आखिरी में प्रक्रिया शुरू हो सकती है। भाजपा सांसदों की वर्कशॉप का आज पहला दिन, पीएम मोदी को सम्मानित किया जाएगा। 2 दिन में होंगे 4 सेशन। 2 दिवसीय रायबरेली के दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। 10-11 सितंबर को अपने निर्वाचन क्षेत्र में करेंगे राहुल। हरियाणा में भारी बारिश, नदियां ओवरफ्लो होने से 2748 लोग प्रभावित। मारकंडा ओवरफ्लो होने से टूटी दीवार। भारत में आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 82 मिनट तक नजर आएगा। ब्लड मून, देश भर में कहीं से भी देखा जा सकेगा नजारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की ओर। आसमान में आज एक अद्भुत खगोलीय घटना घटने जा रही है। 7 सितंबर की रात को साल 2025 को दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण होगा, जो 9:57 बजे से शुरू होकर देर रात 1:26 बजे तक चलेगा। यानी लगभग 3 घंटे 29 मिनट तक लोग आसमान में चांद का बदला हुआ रूप देख पाएंगे। पूर्णिमा की इस रात का नज़ारा लोग आकर्षित करेगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ग्रहण को अशुभ मानते हुए कई कार्यों को वर्जित भी बताया गया। वही चंद्र ग्रहण भारत के अलावा एशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी, अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगा। वही चंद्र ग्रहण का अशुभ प्रभाव लोगों पर पड़ता है। ऐसे में इस प्रभाव से बचाव के लिए चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान कर घर और मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। इसके बाद पूजा अर्चना करें, चंद्र देव के नामों का जप करें। इसके साथ ही विभिन्न चीज़ों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन उपायों को करने से चंद्र ग्रहण का अशुभ प्रभाव दूर होता है और कुछ राशियों के लिए चंद्र ग्रहण अशुभता लाएगा, तो वहीं कई राशियों पर इसके लिए सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण आज से 9:57 बजे से 1:26 से शुरू होगा। आपको बता दें, सूतक काल दोपहर 12:57 से प्रभावित ग्रहण काल में ईश्वर स्मरण फलदायक रहेगा और पूरे देश में यह खगोलीय नज़ारा कुछ राशियों के लिए शुभ माना गया है। 9:57 बजे से यह चंद्र ग्रहण का सूतक काल 12:57 से प्रभावी। आपको बता दें, ग्रहण काल में ईश्वर श्रमण रहेगा फलदायक। पूरे देश में दिखेगा यह अद्भुत खगोलीय नजारा। कुछ राशियों के लिए ग्रहण रहेगा शुभ, कई राशियों के लिए ग्रहण होगा अशुभ। रात के आसमान में दिखेगा इंद्र का रहस्य। सूतक में पूजा पाठ से करे परहेज। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण आज रात से शुरू। 9:57 बजे से 1:26 होगा चंद्र ग्रहण का समापन। सूतक काल दोपहर 12 से प्रभावी। ग्रहण काल में ईश्वर स्मरण रहेगा फलदायक। पूरे देश में दिखेगा यह खगोलीय नज़ारा। कुछ राशियों के लिए ग्रहण रहेगा शुभ और कई राशियों के लिए ग्रहण होगा शुभ। रात के आसमान में दिखेगा चंद्र रहस्य। सूतक में पूजा पाठ से करे परहेज। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण आज रात 9:57 बजे से शुरू, 1:26 पर होगा चंद्र ग्रहण का समापन। सूतक काल दोपहर 12:57 से प्रभावी। ग्रहण काल में ईश्वर स्मरण रहेगा फलदायक। पूरे देश में दिखेगा यह अद्भुत खगोलीय नजारा। सपनों की परीक्षा की कसौटी। आपको बता दें,
खबर कानपुर से, जहां पीईटी की परीक्षा का आज दूसरा दिन का पहली पाली में परीक्षा समाप्त हो चुकी है। ऐसे में छात्रों के लिए घर जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों को चलाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन स्पेशल ट्रेनों को चलाने का दावा खोखला साबित हुआ। छात्रों को साफ तौर पर आरोप है कि ट्रेनें उन्हें नहीं मिल रही। स्पेशल ट्रेनों का पता नहीं है, सुबह से शाम होती जा रही है, लेकिन ट्रेन में बैठने की जगह नहीं मिल रही। भाई छात्रों का आरोप है कि स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए रेलवे ने कहा तो था, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। सुरक्षा के नाम पे भी कुछ नहीं दिख रहा है। की परीक्षा का आज दूसरा दिन है। प्रथम पाली की परीक्षा कल समाप्त हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर परीक्षा छूटने के बाद छात्रों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, आइए जानते हैं कि ट्रेनों की किस तरीके से व्यवस्थाएं करी गई है। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश यादव सर। कौन सा पेपर था? सर पेट का पेपर था आज। रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, क्या आपको स्पेशल ट्रेनें मिली? सर अभी तो हमको कुछ कुछ ट्रेन चलाई गई हैं, पर अभी देखने की भीड़ देखते आप समझ में आ रहा है कितना भीड़ है। कितनी भीड़ होगी कम से कम? अरे बहुत परेशानी समझ कि यहाँ पर लेटने की, जब हम लोग आए थे लेटने की जगह नहीं थी, अभी तो देख रहे हैं कितना भीड़ इतना ज्यादा है। जिस तरीके से देखा कि आपको छात्रों ने बताया कि लगातार स्पेशल ट्रेनें चला रही हैं, लेकिन छात्रों को कहीं ना कहीं वो स्पेशल ट्रेनें नहीं मिल रही। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, ये जानते हैं क्या है। अनुभव मिश्रा। कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे? प्रयागराज आ रहा है, प्रयागराज से यहाँ प्रयागराज जाना। ट्रेनों की कानपुर पूरी स्थिति है, और जो स्पेशल ट्रेन है उनका पता नहीं है। हम लोग किसी तरह से बस से और अपने साधन से और जो भी जनरल बोगी भर के आ रहे हैं। जी हाँ। कौन सा पेपर दे के आप आए थे? पेट का। कैसा हुआ पेपर? अच्छा, बहुत बढ़िया। देखा कि कहीं ना कहीं जो छात्रों से के न्यूज ने रियलिटी चेक किया, वो बात करी, तो कहीं ना कहीं रेलवे के जो दावे थे वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है कि स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन जो छात्र कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर इकट्ठा है, वो कहीं ना कहीं छात्रों को स्पेशल ट्रेनें नहीं मिल रही है। यही अनुमान लगाया जाता है कि कागजों में कुछ था, हकीकत में कुछ है। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ हापुड़, जालौन, रायबरेली, कानपुर और बिजनौर की। आप देख सकते हैं पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है। आपको बता दें यूपी पीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। परीक्षा की पहली पाली सुबह 10 बजे शुरू हुई और दोपहर 12 बजे तक चली। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वही पुलिस बल के साथ वरिष्ठ अधिकारी लगातार विभिन्न केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते दिखाई पड़े। आपको बता दें परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों का कहना है कि आज पहली पाली का पेपर अपेक्षाकृत आसान था। अगर आप अच्छी तैयारी करें तो आसानी से 70 से 80% अंक प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थियों का यह भी मानना है कल की पहली पाली की तुलना में दूसरी पाली का पेपर अधिक कठिन था। आपको बता दें परीक्षा केंद्रों पर लगातार प्रशासन भी मुस्तैदी से तैनात रहा। इसके साथ ही ट्रेनों में इन छात्रों का कब्जा भी दिखाई पड़ा। कल छोटे मोटे चुटपुट मामलों के जानकारी भी सामने आई थी। आपको बता दें पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है। परीक्षा देकर लौटे छात्रों को स्पेशल ट्रेनें नहीं मिली है। भाई रेल प्रशासन के पूरी तरह से दावे जो थे फेल होते यहाँ पर दिखाई दिए हैं। पीट पैट परीक्षा का आज दूसरा दिन है। आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं हापुड़, जालौन, रायबरेली, कानपुर, बिजनौर की। आपको बता दें परीक्षा देकर लौटे छात्रों को नहीं मिली ट्रेन। रेल प्रशासन के दावे यहाँ पर पूरी तरह से खोखले साबित दिखाई दिए हैं। हालांकि परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन मुस्तैदी से तैनात रहा, लेकिन ट्रेन छात्रों को समय से नहीं मिल पाई। तस्वीरों में आप 5 तस्वीरें देख रहे हैं जो है हापुड़, रायबरेली, कानपुर, जालौन और बिजनौर की। पीटी की परीक्षा का आज दूसरा दिन था। वही पहली पाली की परीक्षा अब समाप्त हो गई है। परीक्षार्थियों के अनुसार रेल प्रशासन के दावे पूरी तरह यहाँ पे खोखले साबित हुए हैं। सामान्य ट्रेनों में भी परीक्षार्थियों ने कब्जा किया।
हो गई। भाई परीक्षा देकर लौटे छात्रों को कोई भी स्पेशल ट्रेन नहीं दी गई है। रेलवे प्रशासन के कल के किए हुए दावे पूरी तरह से यहाँ पर खोखले निराधार साबित हुए हैं। पांच तस्वीरें आप देख रहे हैं हापुड़, रायबरेली, कानपुर, जालौन और बिजनौर की। परीक्षा देकर छात्रों के अनुसार परीक्षा देकर लौटे छात्रों को कोई स्पेशल ट्रेन फिलहाल नहीं मिली है। सामान्य ट्रेनों में ही परीक्षार्थियों ने कब्जा किया। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। यहाँ गजवा में 3 मंजिला जर्जर बिल्डिंग गिर गई है। आपको बता दें कई गाड़ियों और घर में रखा सामान मलबे में दबा। अहम जानकारी इस वक्त ही आपको बता रहे हैं, कई गाड़ियों और घर में रखा सामान मलबे में दबा। वही घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। इसके साथ ही मौके पर पहुंचे एलडीओ और नगर निगम के अधिकारी। बिल्डिंग के लिए कई बार क्षेत्रीय लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन अभी उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके बाद ये बिल्डिंग भरभरा के गिर पड़ी और इसके आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बिल्डिंग के लिए कई बार स्थानीय लोगों ने शिकायत भी की थी, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मौके पर थाना बाजार खाला क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। खजुआ में 3 मंजिला जर्जर बिल्डिंग गिरी। बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। कई गाड़ियों और घर में रखा सामान भी मलबे में दबा। मौके पर पहुंचे एलडीए और नगर निगम के अधिकारी। आपको बताते चले, बिल्डिंग के लिए कई बार क्षेत्रीय लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। बड़ी लापरवाही नगर निगम की यहां पर देखने को मिली है। मौके पर भारी भीड़ और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। थाना बाजार खाला क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मौके पर पहुंचे एलडीओ और नगर निगम के अधिकारी। अहम जानकारी को नोएडा से बता रहे, जब नशेड़ी बेटे ने पिता की ईंट मारकर हत्या कर दी है। आपको बता दें, हत्या करने के बाद रात भर शव के पास बैठा रहा कलयुगी बेटा। किसी बात को लेकर बेटे और पिता का हुआ था विवाद। हत्या करने के बाद रात भर पिता के शव के साथ बैठा रहा कलयुगी बेटा। मामूली विवाद को लेकर पिता और पुत्र में विवाद हुआ था, जिसके बाद कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। ईंट से कूचकर पिता की इसने निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही हत्या के आरोपी बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सरफाबाद इलाके का यह वारदात बताई जा रही है। नोएडा से अहम जानकारी बता रहे हैं, नशेड़ी बेटे ने पिता की ईंट मारकर हत्या कर दी। रिश्तों का कत्ल नोएडा में एक बार फिर से देखने को मिला। हत्या करने के बाद शव के पास रात भर बैठा रहा बेटा। किस मामूली विवाद को लेकर पिता और पुत्र में ये विवाद हुआ था, जिसके बाद आवेश में आके अपने पिता की इस कलयुगी बेटे ने ईंट से कूचकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हत्या आरोपी बेटे को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र
सरफाबाद इलाके की यह वारदात बताई जा रही है। मामूली विवाद को लेके पुत्र ने की पिता की निर्मम हत्या के साथ ही रात भर पिता के शव के साथ बैठा रहा बेटा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इसके साथ ही विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में एक कलयुग बेटा। अहम जानकारी आपको शामली से बता रहे, जहां पुल से यमुना नदी में कूदा युवक। सुसाइड जंप लगाने से पहले दोस्तों को भेजा था मैसेज। आपको बता दें, यमुना में छलांग लगाते युवक का वीडियो वायरल। नदी में कूदने से पहले बैग और टैबलेट पुल पर भी छोड़ा। अहम जानकारी आपको शामली से बता रहे हैं। यमुना में छलांग लगाते युवक का वीडियो भी वायरल। नदी में कूदने से पहले बैग और टैबलेट को युवक ने पुल पर ही छोड़ दिया था। हरियाणा के समालखा का निवासी है यह हिमांशु। पुलिस प्रशासन ने गोताखोरों से शुरू कराई तलाश। वही घटना से इलाके में हड़कंप जैसी स्थिति। सुसाइड जंप लगाने से पहले दोस्तों को भेजा मैसेज। फिलहाल अभी तक युवक की बरामदगी नहीं हो पाई है। वही यमुना में छलांग लगाते युवक का वीडियो वायरल। एक और अहम जानकारी आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे, जहाँ यमुना में नदी में नहाने गया किशोर बहा। आपको बता दें, एसडीआरएफ और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। आपको बताते चले, दोस्तों के साथ नहाने गया था किशोर। अचानक पैर फिसला और प्रशासन की अपील के बावजूद नदी किनारे पहुंचा किशोर। वही लापता किशोर की लगातार तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन वहां लगातार चलाया जा रहा है। दोस्तों के साथ नहाने गया था किशोर, अचानक पैर फिसलने से नदी में गिर गया। प्रशासन की अपील के बावजूद नदी किनारे क्यों किशोर पहुंच गया। बड़ी लापरवाही यहां पे एक बार फिर सामने आई है। फिलहाल किशोर को ढूंढने के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू टीमें लगी है। अभी तक फिलहाल किशोर की कोई भी तलाश लगातार किशोर की जारी। अभी तक कोई भी सूचना नहीं मिली है। लगातार टीमें, रेस्क्यू टीमें उसे ढूंढ रही है। गोताखोरों की मदद से भी किशोर को ढूंढा जा रहा है। अहम जानकारी आपसे मथुरा से बता रहे हैं, जहां पे यमुना का जल स्तर उफान पर है। डोगरा गांव में बाढ़ का कहर जारी। घरों में घुसा पानी, रस्सियों के सहारे बाहर निकले लोग। प्रशासनिक मदद नदारत, ग्रामीणों ने हालत बेहद गंभीर बताई है। डीएम ने वीडियो शेयर कर तत्काल मदद के यहाँ निर्देश दे दिए हैं। अभी तक प्रशासनिक मदद नदारत, ग्रामीणों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। वही डीएम ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए वीडियो शेयर कर तत्काल मदद के आदेश दे दिए हैं। थाना जमुना पार के पास हालात और भी ज्यादा बेकाबू होते दिखाई पड़ रहे हैं। मौके पर पहुंचकर करे हर संभव सहायता जिलाधिकारी की तरफ से साफ कर दिया गया है। मथुरा में यमुना उफान पर डोंगरा नदी का जल स्तर बढ़ा। घरों में घुसा पानी, रस्सियों के सहारे बाहर निकलने को मजबूर हुए लोग। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं आई है। वही डीएम ने संज्ञान लेते हुए वीडियो शेयर कर तत्काल मदद के निर्देश दे दिए हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की। खबर लखनऊ से, जहां बहुजन समाज पार्टी ने 9 अक्टूबर को संस्थापक काशीराम जी की पुण्यतिथि पर लखनऊ स्थित काशीराम स्मारक में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती स्वयं इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी, जिसमें प्रदेश भर से लाखों कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने बताया कि पहले यह कार्यक्रम मंडल स्तर पर मनाया जाता था, लेकिन इस बार बहन जी ने इसे प्रदेश स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया। कार्यकर्ताओं की लंबे समय से मांग थी कि स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि दी जाए और अब पूरी तैयारी के साथ यह आयोजन किया जा रहा है। बैठक में मायावती ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विस्तृत जानकारी प्रेस नोट के माध्यम से साझा की जाएगी। वही पार्टी का पूरा फोकस इस ऐतिहासिक आयोजन पर केंद्रित रहेगा। खबर संभल से है, जहां श्राद्ध पूर्णिमा पर आज गंगा तट पर भारी भीड़ उमड़ी। जिले में राजघाट गंगा तट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। अधिकांश श्रद्धालुओं ने जहां गंगा स्नान करते हुए पितरों को जल अर्पण किया, तो वहीं संख्या दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाते हुए दान पुण्य कर मोक्ष की कामना की। गंगा तट पर श्रद्धालुओं का भारी हुजूम नियंत्रित करना पुलिस प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण बना रहा। सड़क पर लगे लंबे जाम में फंसकर लोग किस्मत को कोसते रहे। हालांकि अधिकारियों ने भारी पुलिस बल सहित बड़ी संख्या में यातायात जवानों की भी तैनाती कर रखी थी। बाराबंकी में श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के बिना मान्यता के 3 वर्षों से विधि पाठ्यक्रम से संचालित करने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शासन प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए विश्वविद्यालय ट्रस्ट पर न्यास पत्र निरस्त कर दिया है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में तहसीलदार ने 27.90 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए बेदखली का आदेश जारी किया। 25 अगस्त को पारित आदेश के तहत विश्वविद्यालय परिसर में बुलडोजर चलाया गया, जिसमें कैंटीन और एनिमल हाउस जैसे पक्के निर्माण ध्वस्त किए गए। डीएम ने बताया कि कार्रवाई अभी जारी रहेगी और पूरे प्रांगण का सर्वे किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन के बाद एबीवीपी ने प्रतिक्रिया दी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस कार्यशैली की सराहना भी की। रामस्वरूप विश्वविद्यालय जो एक शिक्षा का बाजार चला रहा है, उस पूरे विश्वविद्यालय के अंदर जो सरकारी अवैध भूमि कब्जा थी, उस पर आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए उस निर्माण को बुलडोजर कार्रवाई के माध्यम से गिराने का काम किया है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस पूरी कार्रवाई पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। लेकिन अभी हम इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करते हैं कि इस पूरे लाठीचार्ज के अंदर जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, जो भी 5 गुंडे जिन्होंने विद्यार्थी परिषद के पूरे आंदोलन को बाधित किया, जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को पीटने का काम किया, उन सभी 5 गुंडों को तत्काल प्रभाव से जेल भेजा जाए। देखिए 25 अगस्त 2025 को एक बेदखली का ऑर्डर पास हुआ था, जिसमें यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कुछ जो सरकारी ज़मीनें थी उसको बेदखली का ऑर्डर पास हुआ था। और उसी के क्रम में चूँकि नोटिस पीरियड चल रहा था और नोटिस पीरियड समाप्त होने पर उसकी पूरी नाप कराई गई। सर्वे आज सुबह से ही वहाँ पर चल रहा था और कुछ स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट लैंड पे बने हुए पाए गए उनको ध्वस्त कराया गया है।
अब भैया अब ये तो हमें कुछ कानपुर के राघेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम में फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित कानपुर फिजिकॉन 2 के 25 सम्मेलन में देश भर से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और उन्होंने 50 से अधिक फिजियोथेरेपिस्ट को सम्मानित किया। सम्मेलन में डॉक्टरों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, फिजियो रत्न सम्मान और यूपी रत्न सम्मान प्रदान किया। असम में आए डॉक्टर ऋतुराज और हरियाणा के सर्वोत्तम ने फिजियोथेरेपी के लाभों को प्रकाश डालते हुए बताया कि बिना सर्जरी भी मरीजों को राहत दी जा सकती है। यह आयोजन न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करने का मंच बना, बल्कि फिजियोथेरेपी के महत्व को भी जन जन तक पहुंचाने का माध्यम साबित हुआ। आज हमें हमारे पेशेंट्स के लिए ताली बजाना चाहिए। डॉक्टर अक्षय जो हमारे साथ नहीं है, डॉक्टर गौरव जो हमारे साथ। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, प्रेसिडेंट कानपुर फिजियोथेरेपी एसोसिएशन। हमारा जो कल भी मैंने बताया था कि 2 दिवसीय कार्यक्रम है, आज उसका दूसरा दिन है, जिसमें राष्ट्रीय संगोष्ठी सेमिनार का आयोजन हो गया, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट का सेमिनार हो रहा है। उसमें अक्रॉस इंडिया से करीब 600 फिजियोथेरेपिस्ट आए हैं। 25 रिनोन्ड स्पीकर हैं गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र से, जो आज उन 600 भौतिक चिकित्सक जो आए हैं उनको अलग अलग विधा की जानकारी देंगे। आज के मुख्य अतिथि कौन हैं? आज के हमारे सुबह के मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर संजय कपूर जी हैं, और शाम के हमारे जो क्लोजिंग सेरेमनी के हैं, जो कि अवार्ड सम्मान भी हो रहा है, उसमें डॉक्टर राकेश सचान जी हैं, और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारी डॉक्टर कुमकुम स्वरूप जी हैं। नोएडा के ग्राम हैबतपुर स्थित गौड़ सिटी निवासी सालीग्राम की पत्नी रिंकी 4 सितंबर को काम के लिए सेक्टर 50 गई थी, लेकिन तब से अब तक घर नहीं लौटी है। पर जिन्होंने थाना सेक्टर 49 में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिसिंग सेल और डीएससीआरबी को भी सूचना भेज दी गई। महिला के अचानक गायब होने से परिवार में चिंता का माहौल है। वहीं पुलिस का हर पहलू से मामले की पड़ताल कर रही है। फिलहाल अभी तक महिला की कोई भी सूचना पुलिस को नहीं मिली है। अहम जानकारी आपको रेवाड़ी से बता रहे हैं, जहां पुलिस कस्टडी में हत्यारोपी की मौत से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, कंबल का फंदा बना सलाखों से लटका आरोपी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कमला खाली करने के लेकर दोस्तों के बीच में हुआ था विवाद, जिसके बाद इस हत्यारोपी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अहम जानकारी आपको रेवाड़ी से बता रहे हैं, कमरा खाली कराने को लेकर दोस्त से हुआ था विवाद। विवाद के बाद गला घोट कर दी दोस्त की हत्या। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, यूपी का मूल निवासी था हत्यारोपी। आपको बता दें, डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है। रेवाड़ी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस कस्टडी में हत्यारोपी की मौत से हड़कंप मच गया। कंबल का फंदा बनाकर सलाखों से लटका मिला आरोपी। आपको बता दें, कमरा खाली कराने को लेकर दोस्त से हुआ था विवाद। विवाद के बाद गला घोट कर दी थी इसने दोस्त की हत्या।
यूपी का मूल निवासी बताया जा रहा है हत्या आरोपी। वही पूरे प्रकरण की डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। रेवाड़ी से अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने अंबाला के नग्गल क्षेत्र में जल भराव की समस्या को लेकर मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन अधिकारियों के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जलभराव की समस्या का तत्काल समाधान सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की परेशानी की प्राथमिकता पर हल करना सरकार की जिम्मेदारी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए प्रशासन को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए हैं। खबर सिरसा से, जहां हरियाणा शहरी स्वच्छता अभियान के तहत सिरसा जिले में व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगर परिषद और नगर निगम की टीमों द्वारा शहर वासियों, दुकानदारों, फूल सब्जी विक्रेता और रेहड़ी वालों को स्वच्छता बनाए रखने और डस्टबिन का उपयोग के लिए जागरूक किया जा रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त वीरेंद्र सहरावत ने बताया स्वच्छता को जीवन शैली में शामिल करना बेहद जरूरी। उन्होंने बताया कि सिरसा, डबवाली, कालाबांदी, एलनाबाद और रनिया में प्रत्येक सफाई की जा रही है और लोगों को अभियान से जोड़ा जा रहा है। अभियान के तहत बेसहारा पशुओं को भी पकड़ा जा रहा है। जिसी ने जिले वासियों से अपील की है कि वे इस अभियान को सक्रिय भागीदारी बनाएं और सिरसा को प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल करने में सहयोग करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंचकुला से रवाना किए गए इन ट्रकों में 15 पंजाब और 10 हिमाचल के लिए भेजे गए। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित इन राज्यों की मदद करना हरियाणा का मानवीय और पड़ोसी धर्म है। राहत सामग्री में दाल, चावल, आटा, मसाले, नमक, चीनी जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आगे और जरूरत पड़ी तो हरियाणा सरकार हर संभव सहयोग करने को तैयार है।
इंद्री इलाके में जमुना नदी का जलस्तर कम होने के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अब उतरते जलस्तर ने नई मुसीबत खड़ी कर दी। जहां पहले बाढ़ ने धान और गन्ने की फसलें तबाह की थी, वहीं अब घटता जलस्तर भूमि कटाव का कारण बन रहा है, जिससे किसानों की उपजाऊ जमीन यमुना में समा रही है। गांव रदौली के सरपंच बबलू ने बताया कि उनकी 58 एकड़ ज़मीन यमुना से सटी है, जो कटाव की चपेट में आ चुकी है। उन्होंने बताया कि यमुना क्षेत्र की मिट्टी नीचे रेत होती है और पानी उबरते ही बह जाती है और मिट्टी ढह भी जाती है। इसके फसल सहित ज़मीन नदी में समा जाती है। वहीं नगली गांव के किसान की करीब 150 एकड़ ज़मीन भूमि कटाव से प्रभावित हो चुकी। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि यमुना किनारे तटबंध बनाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की आपदा से बचा जा सके। सामने ही है। मतलब नुकसान अभी देखो, बरसात भी कंटिन्यू चल रही, अगले 15 दिन अभी बरसात है, तो 15 दिन में देखो ये जैसे कटो है ये बहुत आगे तक जाएगा। बाकी फसलों की देखो गिरदावरी वगैरह होनी चाहिए, जो क्यों यहाँ गरीब कम, उसके ज़िम्मेदार जिनके पास कम ज़मीन है वो ज़िम्मेदार ज़्यादा हैं और इंजन वगैरह से ही खेती करते हैं, उन पे कोई बिजली का साधन भी नहीं है। तो अब डीजल के खर्चे सब देखो, अब जैसे पंजाब में देखो आपदा है, तो ये भी इस एरिया की एक छोटी सी आपदा, ये भी गरीब वास्ते ये भी बहुत बड़ी आपदा है। ये मांग कर हम तो सरकार तो यही चाहवा जी, इसके नुकसान के भरपाई करवा जी, कुछ मिलना चाहिए जी। मतलब जितना नुकसान हो रहा कुछ ना कुछ तो देना चाहिए जी सरकार को। तो ये काफी चल रहा। अच्छा, नुकसान बहुत ज्यादा नुकसान है जी। अच्छा, जितने भी हो सका सरकार तक कुछ क्या मांग करेंगे आप लोग? भाई जी यही है जी, हमारा भुगतान करा जाए। ज्यादा नुकसान है जी, ज्यादा नुकसान जी, बहुत ज्यादा। तो कटाव कितना चल रहा है? काफी कटाव चल रहा है जी। खबर फतेहाबाद से, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी आज प्रदेश के में बाढ़ प्रभावित जिलों के दौरे पर। इसी क्रम में उन्होंने फतेहाबाद के बलिहाल हेड पर पशु स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री सैनी ने जलभराव और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का यह दौरा फतेहाबाद के अलावा कैथल, करनाल, रेवाड़ी जैसे आसपास के जिलों तक भी विस्तार पा सकता है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और राहत सामग्री समय पर उपलब्ध कराई जाए। बाढ़ से हजारों एकड़ फसलें प्रभावित हुई हैं और कई गांवों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुख्यमंत्री सैनी ने स्पष्ट किया है कि सरकार पूरी तरह से सतर्क है और आपदा की इस घड़ी में जनता के साथ खड़ी है। अहम जानकारी आपको सूरजपुर से बता रहे, जहां मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मार्तंड साहू का हालचाल जाना है। ग्राम बासापुरा स्थित निवास पर पहुंची थी ये मंत्री। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्होंने जाकर उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही पूर्व मंडल अध्यक्ष के परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की है। इसके साथ ही मंत्री ने उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। भैयाथान मंडल के वरिष्ठ नेता की तबीयत पर उन्होंने चिंता भी व्यक्त की है और ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना भी की है। तो सूरजपुर से अहम जानकारी बता रहे मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मार्तंड का हालचाल जाना। इसके साथ ही ग्राम बासापारा स्थित निवास पर उनके पहुंचे, जिसके बाद उनका हालचाल जाना और ईश्वर से उनके स्वस्थ होने की कामना भी की है।
बढ़िया खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां बाढ़ पीड़ितों के लिए एमपी सरकार का बड़ा कदम देखने को मिला है। आपको बता दें, करोड़ की राहत राशि से छत्तीसगढ़ को समर्पित आवश्यक सामग्री के साथ मदद का पैकेज भी रवाना कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आवश्यक सामग्री के साथ मदद का पैकेज सरकार की तरफ से रवाना कर दिया गया। अतिवृष्टि से जूझ रहे छत्तीसगढ़ को बड़ा पड़ोसी सहयोग यहां पर देखने को मिला है। बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संभव सहायता करेंगे सीएम। वहीं सीएम विष्णु साय ने जताया मध्य प्रदेश का आभार। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आपदा की घड़ी में एमपी छत्तीसगढ़ की एकजुटता एक बार फिर देखने को मिली है। जन धन की क्षति पर संवेदनशीलता और संकल्प का माहौल यहां देखने को मिला है। रायपुर से अहम जानकारी बता रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों के लिए एमपी सरकार का बड़ा कदम यहां पर देखने को मिला है। करोड़ों की राहत राशि छत्तीसगढ़ को समर्पित की गई है। इसके साथ ही आवश्यक सामग्री के साथ मदद का पैकेज भी रवाना कर दिया गया है। अतिवृष्टि से जूझ रहे छत्तीसगढ़ को मिला बड़ा पड़ोसी सहयोग। बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संभव सहायता देंगे, बोले सीएम मोहन यादव। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने भी मध्य प्रदेश का आभार जताया है। आपदा की घड़ी में एमपी छत्तीसगढ़ की एकजुटता यहां पर देखने को मिली है। जनधन की क्षति पर संवेदनशीलता का संकल्प भी यहां पर देखने को मिला है। रायपुर से अहम जानकारी बता रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों के लिए एमपी सरकार का बड़ा कदम यहां देखने को मिला है। करोड़ों की राहत राशि और छत्तीसगढ़ को समर्पित की गई है। आवश्यक सामग्री के साथ मदद का पैकेज भी रवाना कर दिया गया है। अतिवृष्टि से जूझ रहे छत्तीसगढ़ को मिला पड़ोसी सहयोग। सीएम बोले, बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संभव सहायता देंगे। बेमेतरा जिले मुख्यालय में 40 वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत आज शिक्षक दिवस सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर 150 शिक्षक शिक्षिकाओं और 88 प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिनमें 10वीं 12वीं के सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं शामिल थे। कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने भी शिरकत की और सेवानिवृत्त और उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मान किया। विधायक दीपेश साहू की मांग पर बेमेतरा में 3 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम निर्माण की स्वीकृति भी दी गई। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने शहर के 3 स्कूलों में भवन निर्माण की घोषणा की और उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि 4 दशकों से चला आ रहा है ये समारोह अनुकरणीय और बेमेतरा के शिक्षकों को मेरी ओर से शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस आयोजन की बेमेतरा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब से लेकर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तक सभी महान हस्तियों ने यहाँ पर इस कार्यक्रम में अपने मुख्य अतिथि से इस आयोजन को सुशोभित किया है। आज भी आयोजन बहुत समारोह पूर्वक और बहुत गरिमामय ढंग से आयोजित हुआ। विधायक जी, आयोजन समिति के जो अध्यक्ष है, विधायक जी और पूरा प्रशासन इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद के पात्र है। आज बेमेतरा की प्रकाली की माता की भूमि में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हर साल की भांति न केवल बेमेतरा, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ऐतिहासिक आयोजन शिक्षक दिवस होता है तो बेमेतरा नगर में होता है। आज 40वां वर्ष शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी उपस्थित थे। शिक्षा मंत्री हमारे गजेंद्र यादव जी उपस्थित थे। IBC 24 के चेयरपर्सन जो है उसमें ठाकरे जी उपस्थित थे और इनका सम्मान हुआ। लगभग 84 जो हमारे शिक्षक है, 150 जो हमारे छात्र छात्राओं का मेधावी छात्र है, उनका सम्मान आयोजन यहाँ पे किया गया। 40वें वर्ष बेमेतरा में जिला शिक्षक सम्मान समारोह समिति के द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों का, प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया जाता रहा है। आज भी इसी अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षकों का और प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया जा रहा है। निश्चित रूप से शिक्षक हमारे राष्ट्र के निर्माता होते हैं, समाज निर्माण का काम करते हैं और ऐसे में शिक्षकों का सम्मान के
हम सबका सम्मान है और इसलिए आज हमने शिक्षकों को सम्मानित करने का काम किया है। राजधानी रायपुर के एम्स अस्पताल में भर्ती सूरजपुर जिले के विशंबर यादव और नीलू गुप्ता से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। दोनों हाल ही की सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से दोनों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और बेहतर इलाज के लिए आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही विशंबर यादव और नीलू गुप्ता को इलाज हेतु 5-5 लाख की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने विशंबर यादव की धर्मपत्नी उषा यादव से भी बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे। खबर पेंड्रा से, जहां गैरेला अमरकंटक मुख्य मार्ग स्थित एक परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया। वही पीड़ित परिवार ने दावा किया है कि लाठी डंडों से लैस होकर गुर्गों ने परिवार की महिलाओं सहित बुजुर्गों को जमकर पीटा। इस दौरान पीड़ित परिवार बचाव सहित मदद की गुहार लगाता रहा। इसके बावजूद ना तो हमलावर दबंग पसीजा और ना ही शेर पुस्तों की दबंगई से कोई मदद करने को तैयार हो सका। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। बताया जा रहा है कि तांडव मचाने के बाद दबंगों ने 4 दुकानों के ताले तोड़कर वहां कब्जा कर लिया। फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खबर कबीरधाम से, जहां उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा के प्रदेश की 5वीं क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। इस आधुनिक फॉरेंसिक लैब के शुरू होने पर अब अपराध जांच में वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर त्वरित और सटीक रिपोर्ट उपलब्ध होगी, जिससे न्याय प्रक्रिया और तेज होगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विजय शर्मा और विशिष्ट अतिथि विधायक भावना बोहरा मौजूद रहीं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि फॉरेंसिक विज्ञान आधुनिक अपराध जांच की रीढ़ की हड्डी है। हत्या, लूट, बलात्कार, साइबर क्राइम व मादक पदार्थों की तस्करी, हर मामले में वैज्ञानिक सबूत ही अदालत में दोषियों को सजा दिलाने में निर्णायक होते हैं। रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की शुरुआत आज 6 सितंबर को कवर्धा में की गई है 2025 में। कवर्धा, बेमेतरा, मुंगेली, खैरागढ़, इन सभी जिलों के सारे ही प्रकरणों के जिसमें फॉरेंसिक साइंस की आवश्यकता है उसकी जांच यहाँ हो पाएगी। ये नया लैब है, कोई क्यू है नहीं, रिस्पॉन्स टाइम हम कम रखेंगे, इसकी पूरी कोशिश करेंगे और इस तरीके से हमारे कोर्ट में कन्विक्शन रेट बढ़ जाएगा। हम ये मानते हैं कि कोर्ट में तर्कों के बादल से आगे बढ़कर प्रमाण के कठोर धरातल पर, प्रमाण के ठोस धरातल पर काम करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की आवश्यकता है। कानपुर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। सुपारी के कारखाने में लगी भीषण आग। अहम जानकारी इस वक्त की आपको कानपुर से बता रहे हैं। कारखाने में रखा माल जल कर हुआ खाक। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां वहां पहुंची और लगातार आग को बुझाने का काम वहां पर किया जा रहा है। फायर फाइटर ने आग पर काबू पाया। फिलहाल कोई जनहानि यहां पर देखने को नहीं मिली है। इसके साथ ही कारखाने में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल कोई भी जनहानि इसमें नहीं सामने आई है। कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। कानपुर की आपको इस वक्त की अहम जानकारी बता रहे हैं। सुपारी के कारखाने में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। कारखाने में रखा सामान जलकर खाक हो गया। इसके साथ ही कोई भी जनहानि की खबर यहां पर देखने को नहीं मिली है। गनीमत रही। कानपुर के कलेक्टरगंज की यह घटना बताई जा रही है। कारखाने में रखा सारा माल जलकर खाक हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं